मिथिला जी, आप कुछ कमज़ोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े फैलाकर लौटती मिथिला जी को हफ्तों बाद देखकर महेश जी ने पूछा। नहीं, ले तो रही हूँ। अब तो उम्र हो गई है हमारी। ये सारी तकलीफ़ें तो लगी ही रहेगी। मिथिला जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। वह महेश जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बचता ही नहीं था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा था। महेश जी और मिथिला जी दोनों ही शुगर के मरीज़ हैं। अभी पिछले महीने ही मिथिला जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टरों ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज़्यादा लाने को कहा गया था। महेश जी मिथिला जी के 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। रिटायरमेंट लेते ही महेश जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटना था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वह खुद अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे यानी उन्हीं के हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू और रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटों ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज़्यादातर बाहर के काम महेश जी ही किया करते थे और रसोई घर में मिथिला जी की ही चलती थी। लेकिन महेश जी ने अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ मिथिला जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। एक दिन मिथिला जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो महेश जी ने कहा कि वे रात को दूध हॉल में बना लेते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर ख़त्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी महीने के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर मिथिला जी से बोले, दूध तो ख़त्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो महेश जी ने उससे पूछा, कल रात को दूध ख़त्म हो गया था? अगर दूध कम पड़ रहा है तो मैं और मंगवा लूँ? बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मुझे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को महेश जी को सोच में देख मिथिला जी ने कारण पूछा, तो उल्टा महेश जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। मिथिला जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बातें सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों की घटना जीवित हो उठी। बहुओं की कई बातें कानों में गूंजने लगी। अरे, इन बुढ़े बुढ़ी को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बंटवारा करके भी इन्हीं के हिसाब से चलो। बड़ी बहू ने तल्खी से कहा था, अरे, राशन मंगवाना आता नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकौड़ी की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज़ हैं तो कितना कम और नापा तुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही। बुढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे रहे। छोटी बहू भी पीछे नहीं थी। ये सब सुनकर मिथिला जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं ऐसा अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि ये था कि बजाय उन्हें समझाने के दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उलझन की स्थिति थी। महेश जी को बताए या ना बताए? बताइए मिथिला जी, क्या बात है? कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। माएँ तो होती ही हैं बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यही मिथिला जी ने भी किया। लेकिन कहते हैं ना,
सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह एक न एक दिन बाहर ज़रूर आ ही जाती है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन महेश जी कटहल ले आए और बहू को देते हुए कहा, इसकी सब्ज़ी खाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज यही बना लो। शहर से आ रहा था तो शर्मा ने दे दिया है। बहू ने बुझी मन से ही कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से आई? छोटी बहू ने पूछा। और कहाँ से, आज बूढ़े को कटहल की सब्ज़ी खाने का शौक़ चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, ये नहीं कि ये सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करे। बंटवारा करके भी हमें तो नौकर बना रखा है। उन बुढ़ों को बस आराम करना है। छोटी, थोड़ी मेरी मदद कर दे। ना ना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, अब आप खुद कर लो। छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने रुक गई। महेश जी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज़ देकर उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को भी बुलाया। आज तक मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने किए हुए फ़ैसलों पर पछताया नहीं हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आंशिक बंटवारे का फ़ैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूं तो उनका अपना पर्सनल स्पेस रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मिथिला जी ने महेश जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं मिथिला जी, शायद आपको इन बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? बेटों ने पूछा। ये तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना रसोई अपने कमरे के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा न कर सकूं, और मेरा पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफ़ी है। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी है। आज मुझे पता चल रहा है, सीमा को जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया है कि नहीं, तो वह टाल जाती थी। जिस माँ ने ज़िंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और ज़िद पूरी की, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के भी पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सिर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी इस गलती में साथ दिया महेश जी के बेटों ने भी। महेश जी मिथिला जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन संगिनी की आंखों में आंसू देखकर महेश जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ।